Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Study with Aarti Gaur. In this video, we will discuss about theories of international trade, which is very important topic. So, as we all know, international trade is exchange of raw material, goods and services across national boundaries. If we talk about theories of international trade, it is a pattern. एक तरह का पैटर्न है कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है. We can classify international trade theories into two parts: classical theories और traditional theories and new trade theories या modern theories. तो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज क्या बताती हैं? किसी भी नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की एडवांटेजेस, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है गुड्स और सर्विसेज का. न्यू ट्रेड थ्योरी ये बताती है कि नेचुरल कंट्री के एडवांटेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट एक्शन क्या है और इंडस्ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है दो कंट्रीज नेशंस के बीच में गुड्स और सर्विसेज का. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज? क्यों ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को स्टडी करना? बिकॉज ये हेल्प करती है मैनेजर्स को और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स को थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स पर 3 पॉइंट्स के आंसर उन्हें मिलते हैं कि किस प्रोडक्ट को हमें इंपोर्ट करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए, किन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहिए. वी गॉट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीज theories, trade theories. We can classify international trade theories into two headings, two parts: classical country based theories जिसे हम traditional theories कह रहे हैं, and modern firm based theories जिसे हम बोल रहे हैं modern theories. So in classical country based theories हम बात करेंगे mercantilism की, theory of absolute advantage, theory of comparative advantage and Heckscher-Ohlin theory. In modern theories, we will discuss country similarity theory, product life cycle theory, global strategic rivalry or Porter national competitive advantage. In this video, we will discuss about classical country based theories or traditional theories. इसमें फर्स्ट आती है मर्केंटाइलिज्म. ये थ्योरी 16th सेंचुरी में दी थी और इस थ्योरी में क्या था, उस समय जो एक्सचेंज होता था, वहाँ पे करेंसी नहीं थी उस टाइम, तो जो भी एक्सचेंज होता था वो होता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, तो यदि कोई भी कंट्री, ये दी थी थॉमस मन ने और ये ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है मर्केंटाइलिज्म. इंग्लैंड में मिड 16 में दी गई थी. इस थ्योरी का गोल था कि हमें क्या करना है, किसी भी नेशन को अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, बढ़ाना है, और वो वेल्थ का मेजर था गोल्ड एंड सिल्वर. तो मीन्स जितना ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा गोल्ड हमारे पास आएगा, जितना हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा गोल्ड हमारे पास से जाएगा. तो यहाँ पर पर्पज़ है कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है और इम्पोर्ट को कम करना है. तो मर्केंटाइलिस्ट ये मानते थे कि किसी भी कंट्री को अपने गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करके, और इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए. ठीक है, तो यदि आप ज़्यादा बाय कर रहे हो, है ना, यदि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट से, तो ये गलत कंडीशन है, या फिर ये कंडीशन हमें ले जा रही है ट्रेड डेफिसिट की तरफ. और यदि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रेड सरप्लस. तो इस थ्योरी का क्या लिमिटेशन था? इस थ्योरी का लिमिटेशन ये था कि इस थ्योरी में केवल गोल्ड और सिल्वर को ही मेज़र माना था कंट्री की वेल्थ का. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में. क्या इस थ्योरी में बताया गया था? इस थ्योरी में ये बताया गया था कि कोई कंट्री के पास, किसी कंट्री को वो प्रोडक्ट जिसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, कंप्लीट एडवांटेज हो, वो उसे बनाना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसमें एडवांटेज नहीं है उसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कंट्री कुड प्रोड्यूस ए गुड चीपर और फास्टर. यदि एक कंट्री ए है, वो किसी चीज़ को ज़्यादा चीप रेट में बना पा रही है, ज़्यादा सस्ता बना पा रही है, ज़्यादा फास्ट बना पा रही है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली बना पा रही है कंट्री ए से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस गुड को प्रोड्यूस करना चाहिए. और यदि कंट्री बी किसी दूसरे गुड को अच्छे से बना पा रही है तो उसे उस पर फोकस करना चाहिए और उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, तो जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है हमें उससे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जिसमें स्पेशलाइजेशन है उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और रिपीटेडली जब लेबर एक ही काम करेगी तो उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा अल्टीमेटली. इससे समझते हैं इसको विथ हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज़ की बात की है, इंडिया और बांग्लादेश की, और यहाँ पर दिया हुआ है पर क्विंटल लेबर कॉस्ट.
मैन आवर में। यदि इंडिया राइस प्रोड्यूस करती है तो पर क्विंटल लेबर कॉस्ट मैन आवर में लगता है 30, और यदि इंडिया जूट प्रोड्यूस करती है तो 60 पर क्विंटल लेबर कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा 30 एंड 60, तो क्या कम है? राइस को प्रोडक्शन करने में लेबर कॉस्ट कम लग रही है, तो इंडिया की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसमें है? राइस के प्रोडक्शन में है। और बांग्लादेश को राइस प्रोड्यूस करने में 50 पर क्विंटल लेबर कॉस्ट लग रहा है, और जूट को प्रोड्यूस करने में 20 लेबर कॉस्ट लग रहा है पर क्विंटल। तो हमें क्लियरली विजिबल है कि बांग्लादेश को जूट का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की एब्सोल्यूट एडवांटेज जूट के प्रोडक्शन में, उससे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है, कम लेबर कॉस्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और चाइना की यदि हम बात करें, तो इंडिया एंड चाइना जो एशियन इकनॉमीज़ हैं वो क्या करती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको जो लो कॉस्ट गुड्स होते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है यहाँ पे, लेबर ज़्यादा है अबंडेंस में, तो उसे बनाना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, अब एब्सोल्यूट एडवांटेज में जो ड्रॉबैक रह गया था उसको ओवरकम करने के लिए दी गई। क्या एक ड्रॉबैक रह गया था कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि यदि किसी नेशन की एडवांटेज दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर है तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो यदि किसी नेशन की एडवांटेज दोनों ही कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, दोनों कमोडिटीज़ को कंपेयर करना चाहिए कि किसको रिलेटिवली ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहा है वो नेशन, उससे प्रोड्यूस करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए और बाकी को इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने 1817 में थ्योरी दी थी। रिकार्डो ने बोला कि इफ़ ए कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्ट, यदि किसी कंट्री ए की एडवांटेज दोनों ही कमोडिटीज़ को बनाने में है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें उस कमोडिटी को बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे रिलेटिवली, दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा एडवांटेज है उसे हम प्रोड्यूस करेंगे, या जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली बना पा रहे हैं उसे हम प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से समझते हैं इसको। यदि हम बात करें इंडिया और यूएस की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड पीसी, तो आप देखेंगे कि टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने में इंडिया को 3 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है और पीसी को प्रोड्यूस करने में 6 लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि टेक्सटाइल के लिए वी नीड हाफ ऑफ लेबर एज़ कंपेरिजन टू पीसी। पीसी बनाने में यदि मुझे 6 लोगों की ज़रूरत है इंडिया में, तो टेक्सटाइल केवल 3 लोगों में ही बना पा रही हूँ, तो किस में कम कॉस्ट लगेगी, ऑब्वियसली टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल को हम लोग ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उससे बनाना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। यदि हम बात करें यूएस की, तो यूएस को टेक्सटाइल बनाने में 2 लग रहा है, 2 लेबर की रिक्वायरमेंट है, जबकि पीसी बनाने में 1 लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टेक्सटाइल के लिए वी नीड जस्ट डबल लेबर। सो वी कैन से कि यूएस का स्पेशलाइजेशन किस में है, पीसी में, उसे पीसी बनानी चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया का स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल में है, इंडिया को टेक्सटाइल बनाना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड थ्योरी, दैट इज हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। इसका दूसरा नाम है फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी 1900 में दी थी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्सचर एंड ओलिन, उन्हीं के नाम से इसका नाम हेक्सचर-ओलिन थ्योरी पड़ा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि कंट्री के पास जो फैक्टर्स अबेंडेंस में हो उन्हें यूज़ करते हुए उसे प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। जो फैक्टर्स हमारे पास अबेंडेंस में हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यदि किसी का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो यदि हमारे पास लेबर ज़्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब किसी भी फैक्टर का कॉस्ट जो होता है, रिसोर्स का कॉस्ट होता है, वो फंक्शन होता है डिमांड और सप्लाई का। कैसे? वो फैक्टर्स जिनके लिए हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड से ज़्यादा हमारे पास सप्लाई है, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास चीपर होंगे, ठीक है। और यदि कुछ फैक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो एक्सपेंसिव होंगे। तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि जो फैक्टर्स हमारे पास ज़्यादा सप्लाई में हैं, ज़्यादा हैं, उसकी डिमांड कम है, वो हमारे पास चीप रेट पे अवेलेबल हैं फैक्टर्स, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो जो वो कंट्रीज़ जिनके पास उन्हें वो प्रोड्यूस करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए गुड्स का, जिनके लिए उनके पास फैक्टर्स ज़्यादा सप्लाई में हैं, अबेंडेंस में हैं, ठीक है। और उनको इंपोर्ट कर लेना चाहिए उन आइटम्स को जिसके लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो शॉर्ट सप्लाई में है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। चाइना इंडिया की बात करें तो चाइना या इंडिया
में क्या है कि लेबर हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव नेशन है दोनों ही, तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी चाहिए, टेक्सटाइल गारमेंट्स, और यहाँ से प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, दैट इज़ कॉल्ड लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या था, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे लियोन्टिफ। उन्होंने यूएस इकोनॉमी को क्लोजली स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि जैसा कि अभी हमने इस थ्योरी में पढ़ा था फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में, कि क्योंकि यूएस एक कैपिटल इंटेंसिव नेशन है, इसको कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया इकनॉमी को, यूएस की इकनॉमी को, तो उन्होंने ये पाया कि यूएस जो है वो इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स को। तो दैट वाज अपोजिट ऑफ फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी विच इज़ नोन एज लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म कह सकते हैं इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी का, एक लिमिटेशन कह सकते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की। सो वी हैव डिस्कस्ड traditional theories or classical theories of international trade. Thank you. It's all for today. Thank you so much. In next video I will discuss modern theories of international trade. Thanks for watching.